बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी इशुएंस ऑफ शेयर। बेसिकली हम देखेंगे कि कंपनीज जब शेयर इशू करती है तो वो किस प्राइस पे इशू हो सकती है, मतलब हम उसको कैटेगराइज करेंगे। और डेफिनेटली क्योंकि हमारा सब्जेक्ट अकाउंटिंग है तो हम देखेंगे कि उसकी अकाउंटिंग कैसे हो सकती है। तो बेसिक पर्पस होगा इशुएंस ऑफ शेयर के प्रोसेस को समझना और उसके बाद उसकी अकाउंटिंग से डील करना। इस पे डेफिनेटली हम कुछ ब्रीफ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अच्छा, अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि आप ट्रांजैक्शन के प्रोसेस को समझें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कंपनी जब इशू करती है शेयर तो कंपनी 3 अमाउंट पे इशू कर सकती है। यानी कि सबसे पहले तो कंपनी का एक ऑथराइज कैपिटल होता है। ऑथराइज कैपिटल हम कहते हैं उस कैपिटल को जो कंपनी मैक्सिमम शेयर्स इशू कर सकती है। तो फर्ज करें एक कंपनी है और उसका ऑथराइज कैपिटल 600,000 शेयर्स का है, तो कंपनी इससे ज्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकती। ये मैक्सिमम लिमिट है जो उसको रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने ऑथोराइज की है। पाकिस्तान के केस में कंपनीज नॉर्मली रजिस्टर होती हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। तो वो एक कैपिटल की लिमिट हर कंपनी को असाइन करते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं कि जो एक कंपनी की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 600,000 शेयर्स है और एक शेयर की जो प्राइस फेस वैल्यू है वो 10 रुपए है, तो उसका ऑथोराइज कैपिटल जो है वो 6 मिलियन से ज्यादा का नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स, जैसा मैंने कहा कि ये मैक्सिमम लिमिट है, कंपनी इससे कम कैपिटल शेयर भी इशू कर सकती है। यानी कि 600,000 से वो कम होनी चाहिए जो मैक्सिमम लिमिट उसको एलोकेट की गई है। अच्छा, अब वो एक शेयर भी हो सकता है और वो 590,000 भी हो सकते हैं या पूरे 600,000 भी हो सकते हैं, इससे एक्सीड नहीं कर सकती। शेयर के केस में एक वैल्यू होती है जो उसकी फेस वैल्यू होती है। ये वो वैल्यू होती है जो उसके फेस के ऊपर लिखी होती है। मार्केट में किसी कंपनी का शेयर फेस वैल्यू पे भी इशू हो सकता है। यानी कि अगर एक कंपनी के फेस, इसको फेस वैल्यू भी बोलते हैं और पार वैल्यू भी बोलते हैं। यानी कि एक कंपनी का अगर शेयर 10 रुपए की फेस वैल्यू रखता है तो इसको 10 रुपए का भी इशू किया जा सकता है। अगर शेयर 10 रुपए का ही इशू होता है तो हम इसको प्रैक्टिकली बोलते हैं इशुएंस एट पार वैल्यू। तो इसको हम बोलते हैं इशुएंस एट पार वैल्यू, कि जो उसकी फेस वैल्यू है उसके ऊपर ही अगर शेयर को इशू किया जा रहा है, जितने का है उस पे फेस वैल्यू है उतने का ही अगर एलोकेट हो रहा है, तो हम इस केस को बोलते हैं इशुएंस एट पार वैल्यू। तो इस वक्त हम इशुएंस के सिनेरियो की बात करें। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि कंपनी का शेयर उस फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे इशू हो जाए। तो अगर उस प्राइस से ज्यादा पे इशू हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं इशुएंस एट प्रीमियम। यानी कि अगर मैं अज्यूम करता हूं कि 10 रुपए का शेयर 12 रुपए का एलोकेट हो जाता है या इशू हो जाता है, तो हम ये कह रहे हैं कि शेयर प्रीमियम पे इशू कर रहा है। अच्छा, इस शेयर में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर 10 रुपए फेस वैल्यू रखने वाला शेयर 12 रुपए का इशू हो रहा है, तो हम इसमें कहेंगे कि जो प्रीमियम है वो प्रैक्टिकली ₹2 है, कि पार वैल्यू से 2 रुपए ज्यादा पे उसको एलोकेट किया गया या इशू किया गया। तो ऐसे केस में वो प्रीमियम पे इशू है और प्रीमियम 2 रुपए का है। तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि शेयर जो है वो फेस वैल्यू से भी कम पे इशू हो और इस सिनेरियो को हम इशुएंस एट डिस्काउंट बोलते हैं। तो अगर 10 रुपए फेस वैल्यू रखने वाला शेयर है
तो अगर वो लेट से 8 रुपए का इशू हो रहा है तो हम ये कह रहे हैं कि डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, और इस केस में जो पर शेयर डिस्काउंट है वो 2 रुपए है। ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, 10, 11, 12, 8, 9, किसी भी प्राइस पे शेयर इशू हो सकता है। ये कंपनी के एसेट्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है, उसके फेस वैल्यू पे डिपेंड शायद नहीं कर रहा होता। अच्छा, अभी तक क्योंकि हमारा मेन पर्पस इसकी अकाउंटिंग करना है, लेकिन अभी तक हमने जो बातें की वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अकाउंटिंग करने के लिए शेयर इशुएंस के प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर अकाउंटेंट्स अकाउंटिंग तब तक नहीं कर सकता, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तब नहीं कर सकता जब तक उसे ये ना पता हो कि अकाउंटिंग प्रोसेस सॉरी ट्रांजैक्शन का प्रोसेस क्या है। तो हमने बात की कि हर अभी तक हमने ये बात की कि हर कंपनी का एक मैक्सिमम ऑथोराइज कैपिटल होता है जिससे वो ज्यादा अपना कैपिटल फ्लो पब्लिक को इशू नहीं कर सकते। मतलब अगर एक कंपनी का हमने एग्जांपल ली, ऑथोराइज कैपिटल 600,000 है, तो कोई भी कंपनी 600,000 से ज्यादा शेयर्स नहीं एलोकेट कर सकती। इसके साथ शेयर की कोई ना कोई फेस वैल्यू होती है। पाकिस्तान में नॉर्मली शेयर की वैल्यू 10 रुपए होती है। तो अगर एक कंपनी का ऑथराइज कैपिटल 6 लाख है और 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू है, तो अगर हम फेस वैल्यू पे बात करें तो 6 मिलियन से ज्यादा का ऐसी कंपनी कैपिटल इशू नहीं कर सकती। अब कैपिटल जब प्रैक्टिकली जब शेयर इशू होते हैं तो तीन सिनेरियोस प्रैक्टिकली अवेलेबल होते हैं। या तो शेयर पार वैल्यू पे इशू होगा कि जो उसकी फेस वैल्यू है उसी पे शेयर इशू हो जाएगा, तो ऐसे केस में हम इसको इशुएंस एट पार वैल्यू बोलेंगे। दूसरा सिनेरियो ये है कि जो भी फेस वैल्यू है उससे ज्यादा पे इशू हो जाएगा। ऐसे केस में हम इसको इशुएंस एट प्रीमियम बोलेंगे, और फेस वैल्यू से जितनी ज्यादा वैल्यू पे इशू होगा उसको हम प्रीमियम ऑफ द शेयर बोलेंगे। इसी तरह थर्ड पॉसिबिलिटी है कि इशुएंस जो है वो फेस वैल्यू से कम अमाउंट पे हो जाए, और इस केस को हम इशुएंस एट डिस्काउंट बोलेंगे। और इस और जो अमाउंट फेस वैल्यू से जितनी कम होगी उसको हम डिस्काउंटेड अमाउंट बोलेंगे। अच्छा, अब हमने ये देख लिया कि किस प्राइस पे शेयर इशू हो सकता है और कितने मैक्सिमम शेयर इशू हो सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि शेयर इशुएंस का प्रोसेस क्या होता है। नॉर्मली सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन मांगती है जो भी प्रोस्पेक्टिव शेयर्स के बायर हैं। मतलब अगर जनरल पब्लिक को शेयर इशू होना है तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन मांगेगी। और एप्लीकेशन में अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं इसी कंपनी की, और हम ये कह रहे हैं कि ये कंपनी जिसका ऑथोराइज कैपिटल 600,000 था, इसने ये डिसाइड किया कि 200,000 के शेयर हम इशू कर देंगे। डेफिनेटली उसकी फेस वैल्यू तो 10 रुपए ही रहेगी, और बेसिकली 2 मिलियन के फेस वैल्यू रखने वाले शेयर्स कंपनी ने डिसाइड किया कि एलोकेट की, यानी कि 2 लाख शेयर कंपनी एलोकेट करना चाहती है। अज्यूम करते हैं पहला केस है, एट पार वाला केस है। फिलहाल 2 मिलियन शेयर्स इशू करना चाहती है कंपनी, और उसके लिए उसने एडवर्टाइज दिया, और उसके अगेंस्ट उसने एप्लीकेशंस कॉल की। अब एप्लीकेशन में जो लोग भी शेयर परचेज करना चाहते हैं वो कंपनी को एप्लीकेशन फिल करके देंगे, और उस एप्लीकेशन के साथ अमाउंट भी जमा कराएंगे। वो इन द फॉर्म ऑफ पे ऑर्डर होती है मोस्टली। तो पे या बैंक में जमा होती है, दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। या तो बैंक में जमा करा के उसकी रिसीट आती है जो कि कंपनी के बैंक अकाउंट में होती है, या पे ऑर्डर साथ आता है। इन एनी केस हम ये कह रहे हैं कि तो एप्लीकेशन आना शुरू होंगी। अब अज्यूम करते हैं कि 2 लाख शेयर कंपनी ने इशू करने हैं, तो कंपनी के पास एप्लीकेशन जो आ गई है कलेक्टिवली, जो कि मल्टीपल लोगों ने अप्लाई किया होगा, वो 2,40,000 शेयर की आ गई है। अगर 2,40,000 शेयर की एप्लीकेशन आई हैं, तो मैंने जैसे कहा कि हर बंदा फुल अमाउंट के साथ एप्लीकेशन डिपॉजिट कराता है।
तो कंपनी ने शेयर पार पे इशू करने हैं, तो हर शेयर के केस 10 रुपए बनते हैं। यानी कि लोगों ने कंपनी के पास 2.4 मिलियन रुपीस जमा करा दिए होंगे और 2,40,000 शेयर की अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन आ गई। कंपनी ने इश्यू करने 2 लाख शेयर और 2,40,000 की एप्लीकेशन आ गई। अब जाहिर है कि 40,000 ऐसी एप्लीकेशन के शेयर्स होंगे जो एलोकेट नहीं होंगे और उनको कंपनी को बाद में पैसे वापस करना पड़ेंगे। अब कंपनी इसके बाद बैलेट करेगी, यानी कि कुरानदाजी आप कह लें कि जिन लोगों के शेयर्स निकलेंगे 2 लाख उनको शेयर इशू कर देगी, और 40,000 लोग जिनको जिनको शेयर नहीं इशू हुए उनको उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। यानी कि अगर मैं कह सकता हूं कि 4 लाख रुपए वापस कर दिए जाएंगे। तो हमने ये देखा कि शेयर इशुएंस का तरीका ये होता है कि कंपनी एप्लीकेशन कॉल करती है, एप्लीकेशन के साथ फुल अमाउंट आ जाती है, और नॉर्मली एप्लीकेशन जो होती हैं वो जितने शेयर इशू करने होते हैं उससे ज़्यादा आती हैं। तो कंपनी कुरानदाजी के ज़रिए जिन लोगों का नाम निकलता है उनको शेयर इशू कर देती है। और जिन डेफिनेटली यहाँ पे ये क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं है कि बंदे को एक ही शेयर इशू होगा, एक इंसान जितने मर्जी शेयर के लिए अप्लाई कर सके। अगर कंपनी ने कोई लिमिट रखी हुई है, लेट से कि कंपनी ने लिमिट रखी हुई है कि एक इंडिविजुअल को 10,000 से ज्यादा शेयर नहीं इशू हो सकते, तो ये कंपनी की पॉलिसी है। प्रैक्टिकली वो 2 लाख शेयर के लिए भी एक इंसान अप्लाई कर सकता है, एक इंसान एक शेयर के लिए भी अप्लाई कर सकता है, और एक इंसान 2 लाख शेयर के लिए भी अप्लाई कर सकता है। हम ये कह रहे हैं कि कलेक्टिवली किसी ने 50 शेयर के लिए अप्लाई किया, किसी ने 500 शेयर के लिए अप्लाई किया, किसी ने 1,000 के लिए अप्लाई किया, टोटल जो एप्लीकेशन आ गई वो 2,40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। और यानी कि कंपनी को जो पैसे भी आ गए वो 24 लाख रुपए आ गए। प्रैक्टिकली कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू करने थे और 2 मिलियन के शेयर इशू करने थे। 24 लाख आ गए, उसमें से 2 लाख की जो शेयर्स थे वो इशू हो गए, और बाकी जिनको शेयर इशू नहीं हुए उनको उनके पैसे वापस कर दिए गए। तो ये एक पूरा प्रोसेस था जिस तरह शेयर इशू होते हैं। हमने कहा कि ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा के शेयर इशू हो नहीं सकते। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो इशुएंस या तो फेस वैल्यू पे हो सकती है, जिसको हम पार वैल्यू भी कहते हैं, यानी कि जो शेयर की फेस पे अमाउंट है उतने का ही शेयर इशू हो जाए, या प्रीमियम पे हो जाए, या डिस्काउंट पे हो जाए। उसके बाद हमने प्रोसेस समझा। हमने कहा कि जब भी शेयर इशू होते हैं तो कंपनी सबसे पहले एप्लीकेशन कॉल करती है, वो बताती है कि इतने शेयर हमने इशू करने हैं और एप्लीकेशंस दी जाएं। एप्लीकेशन के भी तीन ही एक्चुअली केसेस हो सकते हैं। या तो एप्लीकेशन उतनी ही आए जितने शेयर इशू करने हैं, ये बहुत रेयरली होता है क्योंकि जाहिरी बात है हर बंदा अप्लाई कर रहा है, तो ऐसा बहुत ही कम होता है कि एप्लीकेशंस उतने ही शेयर की आए जितने शेयर कंपनी ने एलोकेट करने हैं। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि एप्लीकेशन उससे ज्यादा शेयर्स की आ जाए। और तीसरी इस केस में क्या होगा, जितने कंपनी ने शेयर इशू करने हैं वो बैलेट करके उसको शेयर इशू कर देगी उतने शेयर, और बाकियों को उनके पैसे वापस कर देंगे, जो कि हमने हाइपोथेटिकली डिस्कस किया। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एप्लीकेशन उससे भी कम आए जितने कंपनी ने शेयर इशू किए। तो उस केस में अज्यूम करते हैं अगर इसी सिनेरियो में देखें कि हमारे पास अगर 180,000 की एप्लीकेशन आ जाती है और कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू करने, तो कंपनी जाहिर बात है फिर उससे कम शेयर इशू कर सकती है क्योंकि एप्लीकेशन ही कम आया है। इस केस में कोई भी रिफंड नहीं होता, क्योंकि अगर तो एप्लीकेशन 2 लाख या 2 लाख से कम शेयर्स की आ रही है तो फिर रिफंड की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जितने शेयर इशू करने हैं उतनी ही एप्लीकेशन है या उससे कम है, तो सारों को शेयर एलोकेट हो जाएगा और रिफंड वाला केस नहीं आएगा। अब हम इसकी अकाउंटिंग की तरफ जाते हैं। डेफिनेटली सबसे पहले हम देखेंगे कि इन सारे
स्टेप्स पे जर्नल एंट्री क्या पास होती है। तो हम कुछ बेसिकली न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, जिसको सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं। Yusuf Industries Limited was registered with an authorized capital of 2 million divided into 200 ordinary shares of 10 rupees each. Of course, हमें ये पता है कि ऑथराइज कैपिटल सिर्फ कैपिटल की मैक्सिमम लिमिट है, इसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती। लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ कि ऑथोराइज्ड कैपिटल इस कंपनी का है 200 शेयर्स, 1000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, और टोटल जो इसका कैपिटल बन रहा है दैट इज 2 मिलियन। तो ये मैंने सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिख लिया ताकि मुझे ये याद रहे। ओके, अच्छा, उस न्यूमेरिकल को आगे पढ़ते हैं। द मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिमिट स्टेटेड इन द मेमोरेंडम वाज 800,000. The company offered 80,000 share of 10 each at par value. कंपनी की सब्सक्रिप्शन मेमोरेंडम का मतलब ये कंपनी की नॉर्मली जो पॉलिसीज होती हैं इशुएंस से रिलेटेड, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि कंपनी की पॉलिसी ये है कि कम से कम जो शेयर इशू करने हैं वो 8 लाख के करने हैं, और एक शेयर की जो फेस वैल्यू अगर 10 रुपए है तो हम ये कह सकते हैं कम से कम जो शेयर इशू करने हैं वो 80,000 के शेयर 80,000 शेयर इशू करने हैं, जिनकी फेस वैल्यू 8 लाख बनेगी। तो अब हमारा क्वेश्चन ये कहता है इशुएंस कितनी करनी है। 80,000 शेयर को इशू करना है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो हम ये कह सकते हैं कि 8 लाख के एक्चुअली शेयर्स इशू करने हैं। अब हमारे पास सिनेरियोस क्या अवेलेबल है। रिकॉर्ड the above transactions in the book of the company and show how will it be shown in the balance sheet of a company if any. तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि जनरल एंट्रीज बतानी है कि जब कंपनी शेयर इशू करेगी तो जनरल एंट्रीज क्या पास होंगी, और उसने दो सिनेरियो, और साथ में आपने ये भी बताना है कि बैलेंस शीट में ये कहाँ कहाँ डिपिक्ट होंगे। तो हमने पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी, बल्कि एक एब्स्ट्रैक्ट बनाना है जो इससे रिलेटेड जो हम जनरल एंट्री पास करेंगे उसको बैलेंस शीट में शो करना है। तो हम देखते हैं वो कैसे करना है। अच्छा, दो सिनेरियो उसने बताए हैं। उसने कहा है कि दो सिनेरियो। पहला केस क्या है कि एप्लीकेशन भी इत्तेफाक से 80,000 शेयर्स की आती हैं। एप्लीकेशन फॉर एग्जैक्टली 80,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, अ रेयर सिचुएशन। उसने साथ में बताया भी कि रेयर सिचुएशन है। नॉर्मली एप्लीकेशन या तो मोस्टली अगर देखा जाए तो 90% केसेस में एप्लीकेशन जितने शेयर इशू करने होते हैं उससे कहीं ज्यादा आती हैं कंपनीज को। लेकिन कुछ सिनेरियो में उससे कम भी आ सकती है। अगर कंपनी की गुडविल अच्छी नहीं है, कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन खराब है, तो ऐसा भी हो सकता है कि शेयर की एप्लीकेशंस जितने शेयर इशू करने हैं उससे भी कम आ जाए। लेकिन सबसे रेयर सिचुएशन ये है कि एग्जैक्टली उतनी शेयर की एप्लीकेशन है जितने कंपनी ने एलोकेट करने, क्योंकि जाहिर बात है हर बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे अप्लाई कर रहा होता है। कंपनी ने जितने शेयर ऑफर किए उस हिसाब से कोई हर इंसान को पता नहीं होता कि कौन कितने शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है, क्योंकि जनरल पब्लिक को एलोकेट होते हैं। तो पहला केस क्या है कि 80,000 की ही एप्लीकेशन आ गया। अब हम ये कह रहे हैं कि पहला केस हमारे पास ये है जिसको हम केस ए बोल देते हैं। क्या है कि एप्लीकेशंस कितने की आई हैं, इत्तेफाक से 80,000 शेयर एलोकेट करने थे, 10 रुपए का एक शेयर था, और 8 लाख यानी कि 80,000 शेयर की ही एप्लीकेशन आ गई है कंपनी के पास। अच्छा, डेट क्योंकि यहाँ पे दी गई नहीं है, अगर तो डेट भी दी गई होती कि इस तारीख को डेट आई होती तो सबसे पहले हम डेट लिखते। अच्छा, अब पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि जनरल एंट्रीज पास करनी है।
तो जनरल एंट्रीज के लिए जनरल जनरल बनता है। सबसे पहले कंपनी का नाम आता है, फिर उस बुक का नाम आता है जो हम बना रहे हैं, इस केस में जनरल जनरल है वो। नाम कंपनी का यहाँ से मैंने उठाया है जो कि यूसुफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। पीरियड हमें नहीं पता क्योंकि अगेन हमारे क्वेश्चन में कोई डेट नहीं दी गई, अगर डेट दी गई होती तो यहाँ पे मैं पीरियड भी मेंशन कर देता। अच्छा, अब देखिए ट्रांजैक्शन का फ्लो क्या बनता है। कंपनी ने सोचा 8 लाख शेयर एलोकेट करने, सोचने पे कोई ट्रांजैक्शन या जर्नल एंट्री नहीं होती। सबसे पहले क्या हुआ होगा, सबसे पहले क्या हुआ होगा कि कंपनी ने एप्लीकेशंस मांगी होंगी, और डेफिनेटली एप्लीकेशन मांगने पे भी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती क्योंकि जब तक कोई मॉनेटरी वैल्यू की ट्रांजैक्शन नहीं होगी तब तक जर्नल एंट्री नहीं होगी। अब एप्लीकेशंस आ गई। जब कंपनी के पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले एप्लीकेशंस आई और एप्लीकेशन के साथ जाहिरी बात है पैसे भी आ गए। और हमने कहा कि जो भी एप्लीकेशन आती है उसके साथ पूरे पैसे आते हैं। तो अगर हमें 80,000 की एप्लीकेशन आई है और हर शेयर की एप्लीकेशन के साथ 10 रुपए, तो कंपनी के पास 8 लाख रुपए आ गए होंगे। और 8 लाख किधर आए होंगे, बैंक अकाउंट में आए होंगे। तो सबसे पहले हम बैंक को रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि बैंक में 8 लाख आ गए हैं। जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट एंट्री होती है, बैंक में पैसे आए हैं तो कंपनी के पास 8 लाख रुपए एसेट्स की फॉर्म में बैंक में आ गए होंगे, तो डेबिट हो जाएगा बैंक। अब ये बात याद रखिएगा कि अभी इस वक्त इस पॉइंट इन टाइम पे शेयर इशू नहीं हुए हैं, बल्कि शेयर इशू की एप्लीकेशन आई है। तो जब तक शेयर इशू नहीं होते, ये जो एप्लीकेशन के लिए पैसे आए हैं ये कंपनी की लायबिलिटी हैं, क्योंकि शेयर इशू करेंगे तो ये लायबिलिटी खत्म होगी। तो जब इनिशियली पैसे आएंगे तो बैंक हम डेबिट करेंगे जिन अमाउंट से पैसे आए हैं जिस अमाउंट से, और हम क्रेडिट करेंगे और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को। कि याद रखिएगा कि ये ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है ये एक लायबिलिटी का अमाउंट है, क्योंकि अभी पैसे जब तक शेयर एलोकेट नहीं हो जाते ये कंपनी की लायबिलिटी है, कंपनी इसकी मालिक नहीं बन गई। जब अगर शेयर इशू नहीं करते तो कंपनी को इन केस में पैसे वापस करने पड़ते हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन क्या होगी, जब एप्लीकेशन आएगी और एप्लीकेशन में जितने पैसे आएंगे उस अमाउंट से हम बैंक को डेबिट कर देंगे और शेयर कैपिटल एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ओके, तो पहली एंट्री हमने ये कर दी। अब दूसरी एंट्री क्या है, एप्लीकेशंस आ गई, पैसे आ गए, उसकी एंट्री हमने कर दिया। अब कंपनी ने क्या करना है, शेयर एक्चुअली इशू कर देने। तो जब कंपनी शेयर इशू करेगी तो क्या होगा कि अब जब कंपनी एक बार शेयर इशू कर देगी तो ये लायबिलिटी लायबिलिटी नहीं रहेगी बल्कि खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब शेयर इशू कर दिए तो अब कंपनी ने किसी को पैसे नहीं देने। तो सबसे पहले तो अगर 8 लाख के शेयर इशू हो गए तो हम 8 लाख की लायबिलिटी को खत्म कर देंगे जो कि ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है। उस लायबिलिटी को खत्म कर देंगे। अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल ये कहते हैं जब भी लायबिलिटी खत्म होती है या लायबिलिटी कम होती है तो वो डेबिट होती है, जब इंक्रीज होती है लायबिलिटी तो वो क्रेडिट होती है, जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है। इस केस में हमारी लायबिलिटी खत्म हो रही है तो हम इसको डेबिट कर देंगे। और डेफिनेटली हमने क्या किया है, शेयर कैपिटल को एलोकेट कर दिया है। अब हमने 80,000 रुपए के 80,000 शेयर जो कि 10 रुपए का एक शेयर है वो एलोकेट कर दिए हैं, और इस केस में 8 लाख का शेयर कैपिटल एलोकेट हो गया। यहाँ पे याद रखिएगा कि इस केस में, पहले केस में हम रिफंड की एंट्री नहीं करेंगे, और इसकी वजह यह है कि हमें उतनी ही एप्लीकेशन आई थी जितनी कंपनी ने एलोकेट करने थे शेयर।
तो यहाँ पे कंपनी के शेयर एलोकेट हो गए। इसी क्वेश्चन में उसने आपको रिक्वायर किया हुआ है कि साथ में रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, जो हमने कर दी है, और साथ में उसने कहा है इसको बैलेंस शीट में भी शो करें। तो अगर हम बैलेंस शीट बनाएं, यहाँ से सिर्फ मैं फॉर्मेट कॉपी करूं अगर, तो बैलेंस शीट भी जब हम बनाते हैं तो बुक का नाम बैलेंस शीट आ जाएगा, क्योंकि इस बार हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। बैलेंस शीट फॉर द पीरियड नहीं होती, बल्कि एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट होती है, तो वो हमारे पास डेट फिलहाल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। अच्छा, बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो नॉर्मली एक साइड पे आपके एसेट्स होते हैं और एक साइड पे आपकी कैपिटल एंड लायबिलिटीज होती है। तो इसको मैं मर्ज कर देता हूँ ताकि ये एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। अच्छा, अब आप अपने जर्नल एंट्रीज पे देखें। हमने, जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कंपनी के एसेट्स कितने हैं, कंपनी के कैपिटल कितने हैं, कंपनी लायबिलिटीज कितनी है, तो हमने पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी। हमने सिर्फ ये देखना है कि ऊपर जो अकाउंट्स की हमने एंट्री की है वो बैलेंस शीट में कैसे शो होंगे। तो अगर मैं बैंक में देखूं 8 लाख रुपए आए थे और 8 लाख रुपए में से कोई भी पैसा वापस नहीं गया, तो एसेट आपका, बैंक एक एसेट है। तो हम यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे शो कर देंगे। यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग के मुझे इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि ऊपर जो है उसकी लेंथ डिफरेंट है, तो मैं उसको उठा के इस तरफ ले आता हूँ ताकि मुझे इजीली मैं इसको फॉर्मेट कर सकूँ। अच्छा जी, पहला इस जगह हमारी बैलेंस शीट है। ओके, अब मुझे फॉर्मेट करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अच्छा जी, हम कह रहे हैं कि हमारे पास बैंक अकाउंट में 8 लाख रुपए पड़े हुए, और ये कहाँ से आए हैं? ये जो हमें एप्लीकेशन से 8 लाख आए थे और फिर हमने 8 लाख के शेयर इशू करते, तो कंपनी के बैंक अकाउंट में प्रैक्टिकली 8 लाख आ गए। ये जो बैंक का बैलेंस होता है हमारा एसेट होता है, क्योंकि कंपनी के पास अब पैसे आ चुके हैं। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट था, जो कि क्रेडिट था, लायबिलिटी थी, लेकिन ये लायबिलिटी हमारी खत्म भी हो गई जब हमने शेयर एक्चुअली इशू कर दिए। तो ये अकाउंट तो प्रैक्टिकली क्लोज हो गया। 800,000 इसमें क्रेडिट हुए थे, 800,000 इसमें डेबिट हुए थे, तो ये अकाउंट तो क्लोज हो गया। अगर अकाउंट का बैलेंस जीरो है तो फिर इसका मतलब बैलेंस शीट में शो करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर शेयर कैपिटल, अब ये हमारा कैपिटल है, तो डेफिनेटली ये हमारे कैपिटल साइड पे शो होना चाहिए, और हम इसको कैपिटल साइड में ही शो करेंगे। फिर अब मैं इसको और ये यहाँ पे मैं शेयर कैपिटल अकाउंट शो कर दूंगा। अच्छा, एक चीज आपकी बैलेंस शीट में मिस हो गई है, और वो मैं भी आपको बताता हूँ। ये हमारा बेसिकली बैलेंस शीट का एब्स्ट्रैक्ट है जो हमसे रिक्वायर्ड था, कि हमसे कहा था कि आप सिर्फ उतनी बैलेंस शीट शो करें जितनी क्वेश्चन की जरूरत है। ओके, एक चीज थी जो शो हो गई थी, वो मैंने आपको पहले भी पिछली क्लासेस में ये बताया है कि ऑथराइज कैपिटल, हालांकि ये ऐड नहीं होता, लेकिन ऑथराइज कैपिटल को आपने बैलेंस शीट में शो जरूर करना है। तो इस केस में क्वेश्चन में बताया गया था कि ऑथराइज कैपिटल 2 मिलियन का है, तो हम यहाँ पे शो करेंगे
हम नीचे लिख भी देंगे रुपीस ऑथराइज कैपिटल की अमाउंट है हमारे पास 2 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 200,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। और हम यहाँ पे ठीक है, अब हम यहाँ पे शो कर देंगे 2 मिलियन का ऑथोराइज कैपिटल। नॉर्मली जब ऑथोराइज कैपिटल हम शो करते हैं ना तो उसको बोल्ड कर देते हैं और इसके साथ 2 लाइन लगा देते हैं इस तरह की, ताकि ये पता लगे ऑथराइज कैपिटल है। शेयर कैपिटल और इसके दरमियान एक स्पेस दे देते हैं। अब हम चाहें तो यहाँ पे अपनी बैलेंस शीट को टोटल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एसेट का टोटल आ जाएगा और एसेट के टोटल में डेफिनेटली कोई और एसेट नहीं है, सिर्फ एक एसेट है, तो मैं यहाँ टोटल कर दूंगा। इसी तरह आपकी लायबिलिटीज और कैपिटल का भी टोटल आएगा एक साइड पे, लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा कि ऑथराइज कैपिटल टोटलिंग में नहीं आता, और इसलिए नहीं आता क्योंकि ये सिर्फ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, प्रैक्टिकली इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती। ये सिर्फ बताने के लिए है कि कंपनी का ऑथराइज कैपिटल इतना होता है। तो ये आपसे रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन की, और ये बेसिकली हमारा, हमने जर्नल एंट्रीज भी पास कर दी और बैलेंस शीट का एक एब्स्ट्रैक्ट भी बना लिया। अच्छा, ये हमारा पार्ट ए था। अब हम पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी इसी क्वेश्चन का है और उसमें ये कहा गया है कि अगर हमें 80,000 एप्लीकेशन की जगह 95,000 एप्लीकेशन आ जाती तो जनरल एंट्री क्या होती। तो काफी सारी जनरल एंट्री सेम होती हैं, तो फॉर्मेट में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम बार बार एक ही फॉर्मेट को बनाना ना पड़े। ये बेसिकली पार्ट बी है इस क्वेश्चन का। अच्छा, जी ये इस क्वेश्चन का पार्ट बी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि सेकंड केस क्या है कि अगर 80,000 शेयर इशू करने थे लेकिन 95,000 शेयर की एप्लीकेशन आ गई। मैंने आपसे कहा था कि एप्लीकेशन जब आती है तो अमाउंट वो पूरी जमा कराते हैं चाहे बाद में शेयर एलोकेट हो या ना हो। तो अगर 95,000 शेयर की एप्लीकेशन आई होगी तो हर शेयर के अगेंस्ट 10 रुपए आए होंगे, तो टोटल पैसे जो कंपनी के पास आए होंगे 95,000 इंटू 10, 9,50,000 रुपए बेसिकली कंपनी के पास आ गए होंगे। और अभी हमने शेयर एलोकेट नहीं किया बल्कि सिर्फ एप्लीकेशन रिसीव की है, तो बैंक को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि बैंक में 9,50,000 रुपए आ गए हैं और बैंक हमारा एसेट है, तो हम उसको डेबिट कर देंगे। इंक्रीज इन एसेट डेबिट एंट्री होती है। दूसरी चीज मैंने आपसे कहा कि एप्लीकेशन आई है अभी तक शेयर इशू नहीं हुए, तो 9,50,000 की एप्लीकेशन आ गई है और वो हमारी लायबिलिटी है, तो 9,50,000 रुपए क्रेडिट भी हो जाएंगे क्योंकि वो अभी तक हमारी लायबिलिटी है। जब हम शेयर इशू करेंगे तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा। 8 लाख, अच्छा कंपनी ने इशू कितने शेयर करने, 80,000 शेयर इशू करने हैं, पार वैल्यू पे ही करने हैं, और 8 लाख शेयर इशू करने हैं। तो इसका मतलब ये बनता है कि कंपनी 95,000 शेयर की जो एप्लीकेशन आई है उसमें से 80,000 शेयर के तो प्रैक्टिकली शेयर इशू कर देगी। तो कंपनी ने 80,000 शेयर इशू करने हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, तो 8 लाख के शेयर इशू कर दिए। तो जिन लोगों को तो बेसिकली शेयर इशू हो गया उनकी लायबिलिटी तो वैसे ही खत्म होगी 8 लाख की, क्योंकि ये जो 8 लाख थे 9,50,000 में से इनको शेयर इशू हो गया, तो अब इनको पैसे नहीं देने, रादर इनको शेयर इशू हो चुका है। ठीक है, ये क्रेडिट एंट्री है, तो अब देख लें इसको। अच्छा, अब इस केस में एक मजीद ट्रांजैक्शन होगी।
और मजीद ट्रांजैक्शन क्या होगी कि 9,50,000 रुपए आए थे शेयर एप्लीकेशन की डोमेन में, 8 लाख रुपए के शेयर इशू कर दिए, 1.5 लाख वो पैसे पड़े हैं जिनको शेयर इशू नहीं हुए, तो उन लोगों को पैसे वापस करने हैं। जब पैसे वापस करेंगे तो क्या होगा, शेयर कैपिटल जो है हमारा दोबारा डेबिट हो जाएगा। एप्लीकेशन अकाउंट की मैं बात करूं, क्योंकि जब मैं पैसे वापस कर दूंगा तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो इनको जब पैसे वापस कर दूंगा तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। और क्रेडिट इस केस में हम करेंगे बैंक अकाउंट को। क्यों बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अब बैंक से पैसे देने पड़ेंगे, शेयर इनको नहीं इशू करना बल्कि इनको इनके पैसे वापस करने हैं। तो इसीलिए ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो हमारी लायबिलिटी थी, 8 लाख के हमने शेयर इशू कर दिए उन लोगों को, तो लायबिलिटी 8 लाख से कम हो गई। और जिनके 1.5 लाख जो रह गया था उनकी लायबिलिटी खत्म करने के लिए हमने उनको पैसे वापस कर दिए, और इस केस में बैंक से पैसे वापस जाएंगे। अगर बैलेंस शीट में देखें तो बैलेंस शीट में प्रैक्टिकली इस बार कोई डिफरेंस नहीं आएगा, और इसकी वजह भी हम देखते हैं। देखें, बैंक में 9,50,000 रुपए आए थे और 1.5 लाख रुपए हमने वापस कर दिए, तो प्रैक्टिकली तो बैंक में 8 लाख ही रह गए, तो बैलेंस शीट में जो बैंक अकाउंट का बैलेंस आ रहा होगा वो 8 लाख रुपए ही आ रहा होगा। इसी तरह ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो हमारी लायबिलिटी थी 9,50,000 की, उसमें से 8 लाख के हमने शेयर इशू कर दिए, तो लायबिलिटी रह गई 1.5 लाख रुपए की। 1.5 लाख की लायबिलिटी को सेटल करने के लिए हमने 1.5 लाख रुपए वापस कर दिए जिनको देने थे, तो अगेन ये वाली लायबिलिटी हमारी खत्म होगी, बैलेंस शीट में इसको शो करने की जरूरत नहीं है। शेयर हमने इस केस में भी 8 लाख के इशू किए हैं, तो शेयर कैपिटल हमारा 8 लाख रुपए शो कर रहा है। तो बेसिकली ये इशुएंस ऑफ शेयर की ट्रांजैक्शन की एंट्रीज थी, और हमने इस वक्त पहला केस इशू किया, और ये था इशुएंस एट पार। इसको मैं सिर्फ एट पार लिख लेता हूँ ताकि बार बार मुझे यहाँ पे फॉर्मेट डिजाइन ना करना पड़े, बल्कि फॉर्मेट में। अब आपके पास पेपर में अगर क्वेश्चन आया तो आप देख सकते हैं, पार के केस में अगर तो उतनी ही एप्लीकेशन आती हैं जितनी जितने शेयर्स को इशू करना है, तो प्रैक्टिकली सिर्फ 2 एंट्रीज होंगी। एक आपकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन के वक्त जब हमारी बैंक में पैसे आएंगे और लायबिलिटी क्रिएट होगी, और दूसरी हमारी एंट्री होगी जब हम शेयर इशू कर देंगे, यानी कि लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस आ जाएगा और शेयर कैपिटल आ जाएगा, और ऑथराइज कैपिटल तो चाहे शेयर जितने मर्जी इशू करें वो मैक्सिमम लिमिट सेम रहेगी, तो इसीलिए दोनों केस में बैलेंस शीट हमारी सेम थी। अगर तो एप्लीकेशन उससे ज्यादा आ जाए जितने शेयर आपने इशू करने, तो उस केस में सबसे पहले आपने लायबिलिटी क्रिएट करनी है और बैंक में पैसे शो करने हैं, यानी कि बैंक डेबिट होगा और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। फिर आप शेयर प्रैक्टिकली उस लोगों को एलोकेट कर देंगे। जाहिर बात है एप्लीकेशन ज्यादा आ गई है तो आप उतने ही शेयर इशू करेंगे जितने कंपनी ने इशू करने हैं, और उन शेयर को इशू करने के बाद जो लोग बच जाएंगे उनको पैसे हम वापस कर देंगे। जब पैसे वापस कर देंगे तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो इट इज अ डेबिट एंट्री, और बैंक से पैसे कम हो जाएंगे जब हम लोगों को वापस कर देंगे, तो एसेट भी जब कम होता है तो इट इज अ क्रेडिट एंट्री। So these were the entries for issuance of shares at par. अब हम इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं रीड कर लेता हूं, इसको मैं सेव कर देता हूं ताकि मेरे पास रेफरेंस के लिए फॉर्मेट अवेलेबल। जी, on May 1, 2010, Salman and company offered 40,000 ordinary share at ₹10 each for public subscription. अच्छा, यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि सलमान एंड कंपनी लिमिटेड ने 40,000 ऑर्डिनरी शेयर्स 1 मई 2010 को ऑफर किए कि पब्लिक उसे परचेज कर सके। यहाँ पे ऑफरिंग की बात हो रही है। 10 तारीख को 10 मई 2010 को आखिरी डेट थी एप्लीकेशन की। इट इज मेड टू नोन टू द कंपनी दैट एप्लीकेशन वर
received for 35,000 shares. The 5,000 shares not taken by the public and as per agreement taken by the underwriter or May 20, 2010, the company allotted the share past the journal entries. अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि ये जो आखिरी बात इन्होंने लिखी है ना कि 5,000 शेयर वर अलॉटेड टू द अंडरराइटर, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक एडिशनल चीज को एक्सप्लेन कर देते हैं कि अंडरराइटर क्या होता है। यहाँ पे सलमान एंड कंपनी एक कंपनी है, उसने क्या किया कि 40,000 शेयर अपने ऑफर किए कि कंपनी पर कोई भी परचेज कर सके जनरल पब्लिक में। 10 रुपए का एक शेयर है। यहाँ पे भी एजम्पशन यही है कि शेयर पार वैल्यू पे इशू हो रहा है। अच्छा, इसके बाद कहा क्या गया है कि उसने कहा कि 10 मई को उन्होंने एप्लीकेशन दी या ऐड दिया होगा। 10 मई उसकी आखिरी डेट थी कि 10 मई तक एप्लीकेशन जमा होनी चाहिए। इस केस में एप्लीकेशन 40,000 शेयर से भी कम की रिसीव हुई, यानी कि 35,000 शेयर की रिसीव हुई। 5,000 शेयर कम की एप्लीकेशन रिसीव हुई जितने कंपनी ने एलोकेट किए थे। अच्छा, प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि अक्सर जो शेयर इशू किए करने होते हैं ना, वो बैंक के थ्रू ऑफर किए जाते हैं। बैंक क्योंकि गारंटी कर रहा होता है, तो इस केस में उसको हम अंडर राइटर कहते हैं। अंडर राइटर वो होता है जिसके थ्रू कंपनी बैंक शेयर्स ऑफर कर रही होती है, जिस बैंक में पैसे भी आने होते हैं। कंपनी का अकाउंट होता है लेकिन बैंक, अक्सर केसेस में बैंक गारंटी भी करता है कि अगर आपके कोई शेयर अनसोल्ड रह गए तो वो बैंक बाय करेगा। तो इतना आपको पता होना जरूरी है। इसका मतलब ये 40,000 शेयर कंपनी ने ऑफर किए थे, जो कंपनी ने एलोकेट करने थे। 35,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है, इसका मतलब 5,000 कम की एप्लीकेशन आई है, तो 5,000 शेयर अंडर राइटर के पास चले जाएंगे, बैंक को खरीदने पड़ेंगे क्योंकि उसने गारंटी किया हुआ है। तो उसने आपको बताया कि 20 तारीख को कंपनी ने शेयर एलोकेट कर दिए। अब इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है और इसकी बैलेंस शीट का भी एब्स्ट्रैक्ट बना लेंगे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इस शीट को कॉपी कर लेता हूं मैं, ताकि मुझे बार बार एक ही फॉर्मेट को दोबारा कॉपी ना करना पड़े। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। इसको मैं डिलीट कर देता हूं सेकंड पार्ट को। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अच्छा जी, कंपनी का नाम इस केस में है सलमान एंड कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सलमान एंड कंपनी लिमिटेड। जनरल फॉर द पीरियड, इस बार उसने हमें पीरियड भी बताया हुआ है कि मई का मंथ है, तो मैं इसको लिख देता हूँ फॉर द मंथ एंडेड मई 2010, आई थिंक 2000, जी बिल्कुल 2010 है, तो यहाँ पे पीरियड भी आ जाएगा। अच्छा, इस केस में इसका ऑथोराइज कैपिटल हमें नहीं बताया गया। अगर नहीं बताया गया तो हम लिखेंगे नहीं। डेफिनेटली अकाउंटिंग एंट्रीज के लिए ऑथोराइज कैपिटल की कोई जरूरत नहीं होती। ऑथोराइज कैपिटल की जरूरत पड़ती है जब हमने बैलेंस शीट में डिपिक्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम शो ही नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया गया, तो हम कैसे शो कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। शेयर कैपिटल की अमाउंट भी डिलीट कर देते हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट रहने देते हैं। इस केस में हमें ऑथराइज कैपिटल नहीं पता। हमें यह पता है कि कंपनी ने 40,000 शेयर इशू करने थे, 10 रुपए का एक शेयर था, तो टोटल 4 लाख के शेयर इशू करने थे। इस केस में एप्लीकेशन आई है 35,000 शेयर की। तो सबसे पहले तो हम उसी तरह जनरल एंट्रीज पास करेंगे। 35,000 शेयर की अगर एप्लीकेशन आई है और एक शेयर के अगेंस्ट 10 रुपए आए हैं, तो टोटल हमारे पास आगे होंगे 35,000 इंटू 10, 3,50,000 रुपए बैंक में आए होंगे। बैंक को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि बैंक हमारा एसेट है। एसेट में जब भी इंक्रीज आता है तो डेबिट हो जाता है। अच्छा, इसीलिए अभी ये शेयर इशू नहीं हुए हैं, तो ये सारी फिलहाल हमारी लायबिलिटी है। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 3,50,000 रुपए। अब क्योंकि
एप्लीकेशन जो आई है वो उससे भी कम आई है जितनी हमने एंटिसिपेट या जितने कंपनी ने इशू करने थे। तो इसका मतलब हर इंसान को, सबको हम शेयर इशू कर देंगे। इस केस में जब हम शेयर इशू करेंगे तो 3,35,000 एप्लीकेशन आई हुई है 10 रुपए के हिसाब से, तो 3,50,000 के शेयर इशू कर देंगे। और डेफिनेटली अब हमारी लाइबिलिटी सारी की सारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जितनी एप्लीकेशन आई थी सबके सबको हमने शेयर इशू कर दिए। अच्छा, मैंने आपको एक मजीद बात बताई थी कि अगर तो एप्लीकेशन उससे भी कम आ जाए जितनी कंपनी ने इशू करने हो। और अंडर राइटर का वर्ड हो क्वेश्चन में, तो अंडर राइटर वो बंदा होता है जो गारंटी करता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन कम आ रही है और उस कोई अनसोल्ड शेयर रह गए यानी उससे कम सब्सक्राइब हुआ, तो बाकी हम खरीदेंगे। और डेफिनेटली उसके लिए वो कुछ फी चार्ज कर रहे होंगे जो कि क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली रियल टाइम एग्रीमेंट में फी चार्ज कर रहे होते हैं। यहाँ पे 5,000 शेयर ऐसे थे जो अनसोल्ड रह गए थे, तो हमने ये कहा कि 5,000 शेयर कौन बाय करेगा? अंडर राइटर। और अंडर राइटर ने क्योंकि पहले से अप्लाई नहीं किया तो वो बैंक में पैसे जमा कराएगा, पहले से उसने कोई एप्लीकेशन नहीं दी हुई है। अनसोल्ड रहने की वजह से उसको बाय करने पड़ रहे हैं, तो वो 5,000 शेयर के पैसे जमा कराएगा जो 10 रुपए है, तो 50,000 रुपए अंडर राइटर पे करेगा और उसको बैंक को 50,000 के शेयर इशू हो जाएंगे। तो ये बेसिकली एंट्रीज बनती है अगर अंडर राइटर है और आपकी शेयर पार पे इशू हो रहे हैं, लेकिन उससे कम एप्लीकेशन आती है जितने कंपनी ने एक्चुअली ऑफर की। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो इन दो क्वेश्चंस में हमने तीनों केसेस देख लिए हैं पार वाले। एक हमने देखा कि एप्लीकेशन एग्जैक्टली उतनी आती हैं जितने कंपनी शेयर ऑफर करता है। दूसरा हमने केस देखा कि एप्लीकेशन उससे ज्यादा आ जाती हैं जितने कंपनी शेयर्स ऑफर कर रही है। और तीसरा केस हमने ये देखा कि एप्लीकेशन उससे कम आ जाती हैं अगर कंपनी शेयर ऑफर कर रही है जितने। तो उस केस में अंडर राइटर को बाय करने पड़ते हैं, इसीलिए अंडर राइटर आपको आखिरी एंट्री में अब पैसे दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने डेट डाला, मैं भूल गया था, तो डेट जरूर डाल दीजिएगा। एप्लीकेशन की आखिरी डेट थी 10 मई 2010। तो एप्लीकेशन हमें आई है, यहाँ पे जो आप डेट डालेंगे वो डालेंगे 10 मई 2010, क्योंकि एप्लीकेशन 10 मई को आई थी। हम उम्मीद करते हैं, और फिर कंपनी ने जो शेयर इशू किए हैं वो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, वो 20 मई को इशू किए हैं। तो बाकी दोनों ट्रांजैक्शन की एंट्री 20 मई की होगी कि 20 मई को उनको भी इशू कर दिए जिनको जिनकी एप्लीकेशन आई थी, और बैंक को भी इशू कर दिए जिसने हमें गारंटी किया हुआ था कि अगर एप्लीकेशन कम आई, आपने जितने ऑफर किए हुए हैं, तो वो बाकी शेयर हम सब्सक्राइब करेंगे। तो बेसिकली ये एंट्रीज थी। अब अगर हम इसकी बैलेंस शीट को देख लें तो 3,50,000 रुपए उन लोगों ने दिए जिन्होंने 35,000 शेयर सब्सक्राइब किए या जो अब शेयर जिनको अलॉट हो गए। और 50,000 रुपए बाद में ने दिए क्योंकि गारंटी दी हुई थी बैंक ने कि बाकी शेयर हम खरीदेंगे अगर सारे के सारे एलोकेट ना हुए। तो टोटल पैसे कंपनी के पास बैंक एक बार 350,000 से डेबिट हुआ है, एक बार 50,000 से डेबिट हुआ है। तो एसेट, बैंक हमारा एसेट है, तो टोटल बैंक में 4 लाख रुपए पड़े होंगे। तो हम यहाँ पे बैंक में शो कर देंगे एसेट वाली साइड पे। शेयर कैपिटल देखें तो 3,50,000 रुपए का शेयर कैपिटल हमने उनको इशू किया जिन्होंने एप्लीकेशन दी हुई थी, और 50,000 रुपए का बाद में हमने बैंक को इशू किया। तो टोटल शेयर कैपिटल जो हमारा एलोकेट हुआ है वो 400,000 का है। तो ये बैलेंस शीट का एब्स्ट्रैक्ट है। डेफिनेटली कंपनी के सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटी और कैपिटल के बारे में हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमने उसके बारे में नहीं लिखा हुआ। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने जनरल एंट्रीज कर दी हैं, ये सारी जनरल एंट्रीज हैं, और ये हमने एक बैलेंस शीट का एब्स्ट्रैक्ट बना लिया कि इस तरह शेयर इशू होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और डेफिनेटली अब हम प्रीमियम या डिस्काउंट की बात करेंगे।
थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसको मैं अलाइन कर लूँ एक बार। ओके, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। सिनेरियो कुछ ऐसे ही होगा, लेकिन इस केस में आई थिंक ये प्रीमियम का केस है, तो हम प्रीमियम का केस देखेंगे। सिर्फ मैं फॉर्मेट को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे अगेन इसको दोबारा ना बनाना पड़े। ये मेरे पास फॉर्मेट आ गया, और ये इस बार हम केस कर रहे हैं एट प्रीमियम वाला। अच्छा, हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फिर हम इसकी एंट्रीज करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि ऑन 1 जुलाई 2010 नूर केमिकल लिमिटेड वाज फॉर्म विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 500,000 शेयर ऑफ 10 ईच। तो यहाँ पे हम दोबारा से अपनी सहूलत के लिए ऑथोराइज कैपिटल मेंशन कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि नूर केमिकल्स का 500,000 का के शेयर्स है, सॉरी 500,000 शेयर्स हैं ऑफ 10 ईच। तो टोटल इसका ऑथराइज्ड कैपिटल हो गया 5 मिलियन का। 10 रुपए का एक शेयर है, 500,000 इसके मैक्सिमम शेयर्स एलोकेट हो सकते हैं, तो टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल हो गया 5 मिलियन का। अच्छा जी, उसके बाद उसने कहा कि द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ये क्योंकि बनी 1 जुलाई 2010 को थी, तो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी डिसाइड टू इशू 100,000 शेयर एट प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें कि फेस वैल्यू एक शेयर की 10 रुपए है। अगर यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज पर शेयर का इशुएंस करनी है, तो इसका मतलब शेयर प्रैक्टिकली इशू हो रहा है 12 रुपए का। मतलब कंपनी ने ये डिसाइड किया कि हम 1 लाख शेयर को इशू करेंगे, और एक शेयर हम 12 रुपए का इशू करेंगे। कैसे 12 का करेंगे? आई रिपीट कि ऑथराइज कैपिटल हमें यह बता रहा है कि शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए। कंपनी ने कहा है कि हम 2 रुपए प्रीमियम पे शेयर इशू करेंगे, तो प्रैक्टिकली कंपनी एक शेयर 12 रुपए का इशू करना चाह रही है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 12 रुपए लिख लिया। अब आगे हम देख लें, यानी कंपनी 12 रुपए का एक शेयर इशू करना चाह रही है, तो टोटल जो कंपनी शेयर इशू करना चाह रही है उसकी जो अमाउंट बनती है वो 1 लाख, सॉरी 12 लाख रुपए। 1 लाख शेयर है और 12 रुपए का एक शेयर है। अच्छा, साथ में उन्होंने बताया कि एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो 1,20,000 शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हो गई है। अगर कंपनी ने एडवर्टाइज किया है कि एक शेयर 12 रुपए का है, तो जाहिरी बात है कि एप्लीकेशन भी फिर 12 रुपए के साथ ही रिसीव हुई होंगी। तो कंपनी को जो टोटल पैसे रिसीव हुए होंगे वो 1,12,000, सॉरी 1,20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है। एक शेयर की प्राइस 12 रुपए है, तो कंपनी को जो टोटल पैसे मिले होंगे वो 14,40,000 रुपए मिले होंगे। अच्छा, अब वही ट्रांजेक्शन्स है, सिर्फ एक डिफरेंस आएगा जो अभी हम देखते हैं। पहली ट्रांजेक्शन क्या है कि कंपनी को बैंक में पैसे आए होंगे और कंपनी ने लायबिलिटी क्रिएट करनी है। तो 14,40,000 रुपए कंपनी के बैंक में आए होंगे। क्यों आए होंगे? क्योंकि 1,20,000 शेयर की एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हो गई है। एक शेयर की प्राइस जो कंपनी ने ऑफर किया है वो 12 रुपए है, क्योंकि 10 रुपए का शेयर है और 2 रुपए प्रीमियम की बात की गई है। तो कंपनी को टोटल पैसे आए हैं 14,40,000 रुपए, तो बैंक अकाउंट में 14,40,000 रुपए आ गए होंगे। हमने कहा जब तक शेयर एलोकेट ही नहीं किए जाते तब तक पैसे लायबिलिटी होते हैं, और वो किधर जाते हैं? ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में, जो कि लायबिलिटी का अकाउंट है जब तक शेयर इशू नहीं कर दिए जाते।
तो 14,40,000 रुपए लायबिलिटी होगी। जैसे हमने पहले एंट्री पास की थी, सिमिलर एंट्री है, सिर्फ अमाउंट में फर्क है, क्योंकि इस बार हर शेयर के अगेंस्ट 12 रुपए आ रहे हैं, 10 रुपए नहीं आ रहे, और ये हमें क्वेश्चन में बता दिया गया। अब दूसरी, और ये किस तारीख को हुआ है, डेट भी हम देख लेते हैं। और ये एप्लीकेशन वर रिसीव्ड एंड शेयर वाज अलॉटेड, तो हम अज्यूम करते हैं कि कंपनी 1 जुलाई को बनी थी और उसके बाद उसने शेयर ऑफर की और एप्लीकेशन आ गई, तो हम अज्यूम करेंगे सारी ट्रांजैक्शन 1 जुलाई को ही हुई है। तो जो ट्रांजैक्शन की डेट है वो हर केस में हम यही लिख लेते हैं। ओके, ओके। अच्छा, अब एक बात, बस एक डिफरेंस आएगा यहाँ पे, और वो ये आएगा कि शेयर कितने इशू करने, 1 लाख। तो 1 लाख शेयर हमने बेसिकली प्रीमियम पे इशू करना है। तो एक शेयर अगर 12 रुपए का है तो हमने बेसिकली 1 लाख इंटू 12 के शेयर इशू कर दिए, तो हमारी जो लायबिलिटी है वो 12 लाख से कम होगी, क्योंकि एक शेयर हमने 12 का इशू करना था, जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। और 1 लाख शेयर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, 1,20,000 में से उनको हमने शेयर इशू कर दिए, तो 12 लाख रुपए की लायबिलिटी तो सेटल हो गई, क्योंकि हमने उनको शेयर इशू कर दिए। सिर्फ ये याद रखिएगा, जो शेयर कैपिटल अकाउंट होता है ना, ये जितने शेयर इशू होते हैं उसके पार वैल्यू पे शो होता है। यहाँ पे हमने 1 लाख शेयर इशू किए हैं, तो पार वैल्यू पे शेयर कैपिटल अकाउंट को हम शो करेंगे। और जो भी शेयर कैपिटल से इजाफी पैसे मिलते हैं उसको हम शेयर प्रीमियम अकाउंट में शो करते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी देखे, प्रीमियम कितने का था, 2 रुपए का था, तो प्रीमियम को अलग से शो किया जाता है। 2 रुपए का प्रीमियम था और 1 लाख शेयर इशू हुए, तो शेयर कैपिटल अकाउंट पार वैल्यू पे शो होता है, जो कि हमने 10 लाख का शो किए, क्योंकि 1 लाख शेयर इशू हुए हैं और उसकी पार वैल्यू 10 थी, तो शेयर कैपिटल अकाउंट 1 मिलियन से क्रेडिट हो गया, और शेयर प्रीमियम अकाउंट 2 लाख से क्रेडिट हो गया। इसके बाद की एंट्री बिल्कुल सिमिलर है कि 14,40,000 रुपए आए थे एप्लीकेशन की मद में, और 12 लाख रुपए के शेयर हमने इशू कर दिए हैं, तो 2,40,000 रुपए अभी भी ऐसे हैं जो लोगों को हमने वापस करने हैं। तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट को खत्म करेंगे हम, कैसे खत्म करेंगे, 2,40,000 रुपए उन लोगों को वापस कर देंगे जिनके पैसे बनते हैं। तो जाहिर बात है, वापस जब हम करते हैं तो बैंक से वापस करते हैं, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जिन लोगों को पैसे वापस करने हैं, जिनको शेयर एलोकेट नहीं हो सके, लायबिलिटी का अकाउंट डेबिट कर देंगे और बैंक से उन्हें पैसे दे देंगे। तो बैंक से जब पैसे कम होंगे, यानी कि एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है, तो आप उसको क्रेडिट करेंगे, और लायबिलिटी आपकी जब डिक्रीज हुई थी तो हमने उसको डेबिट किया था। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। जब हम प्रीमियम पे इशू करते हैं, हमें प्रीमियम की वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों अलग शो करनी पड़ती हैं। जो फेस वैल्यू होती है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में शो होती है, और प्रीमियम का अलग से अकाउंट बनता है जो सिर्फ प्रीमियम शेयर के ऊपर जो प्रीमियम की अमाउंट है उसको अलग से डिपेक्ट कर रहा होता है। अब अगर इसको हम बैलेंस शीट में शो करें, तो बैंक के हिसाब से देखें, 14,40,000 रुपए आए थे और 2,40,000 रुपए हमने वापस कर दिए यहाँ पे। तो बैंक में हमारे 12 लाख रुपए पड़े हुए होंगे, और यहाँ पे हम बैलेंस शो कर देंगे 12 लाख का। इसी तरह ऑथोराइज कैपिटल, इस केस में हमें क्वेश्चन में बताया गया है, तो हम इसको शो कर देते हैं यहाँ पे। ऑथोराइज कैपिटल कितना है, 5 लाख शेयर है और एक शेयर 10 रुपए का है, तो टोटल ऑथोराइज कैपिटल जो है वो हमारा 500,000 इंटू 10, यानी कि 5 मिलियन का है। शेयर कैपिटल की यहाँ पे अमाउंट, शेयर कैपिटल आप देख लें, एक ही बार क्रेडिट हुआ है, कहीं पे भी डेबिट नहीं हुआ हुआ, तो 1 मिलियन का शेयर कैपिटल है जो पड़ा हुआ होगा।
और शेयर इस केस में एक मजीद अकाउंट हम शो करेंगे बैलेंस शीट में, और ये शेयर प्रीमियम अकाउंट भी कैपिटल के अंदर ही फॉल करता है, तो कैपिटल एंड लायबिलिटीज वाली कैटेगरी में हम इसको शो करेंगे, और ये 2 लाख का है। और ये डेफिनेटली सम हो जाएगा। तो आप देख लें बैलेंस शीट की दोनों साइड मैच भी कर रही हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट भी शो हो गया है, शेयर प्रीमियम अकाउंट भी शो हो गया है। ऑथोराइज कैपिटल जो है, अच्छा कंपनी का नाम मैंने चेंज नहीं किया था, इस बार ये कंपनी थी नूर केमिकल्स, तो यहाँ पे हम नूर केमिकल्स लिख लेंगे लिमिटेड। इसको हम कॉपी भी या इसको हम कॉपी करके यहाँ भी लिख लेंगे। अच्छा, उसके बाद ये जो महीना था ये जुलाई का था, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई रादर देन मई। और यहाँ पे भी मैं ज्यूम करता हूँ ये जुलाई एंड की बैलेंस शीट है, तो मैं ये जुलाई की आखिरी तारीख 31 होती है, या चले सेफर साइड पे ये सारी ट्रांजैक्शन 1 जुलाई को ही है, तो मैं 1 जुलाई की बैलेंस शीट बना देता हूँ। तो ये बैलेंस शीट 1 जुलाई की डेट पे ये कुछ शो कर रही है। बैंक में 12 लाख रुपए आए हैं, और ये कैसे आए हैं, 14,40,000 रुपए आए थे, 1.44 मिलियन रुपीज आए थे, 14,40,000। और इनमें से 1 लाख शेयर इशू कर दिए, जो कि 12 रुपए का एक शेयर था, तो 12 लाख के प्रैक्टिकली हमने शेयर इशू कर दिए हैं। 2,40,000 रुपए उन शेयर की एप्लीकेशन के थे जिनको शेयर इशू नहीं हुए, तो उनको हमने पैसे वापस करने थे, तो हमने पैसे वापस कर दिए, लायबिलिटी खत्म कर दी और बैंक को क्रेडिट कर दिया। तो इस केस में हमने बैंक को क्रेडिट किया, और टोटल बैंक में हमारे पास 12 लाख रुपए पड़े थे। सो बेसिकली प्रीमियम के केस में इस तरह ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, इसकी भी नरेशन पढ़ लेते हैं पहले, फिर हम देखते हैं। अच्छा, ये बेसिकली डिस्काउंट का क्वेश्चन है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं फॉर्मेट को कॉपी कर लूं, एज आई डू। और इस केस में ये जो हमारा फॉर्मेट हो गए, डिस्काउंट वाला क्वेश्चन करेंगे हम। ओके, बाकी हम इसको बाद में अमेंड कर लेंगे। इस केस में किसका डेटा है, आसिफ लिमिटेड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 100,000 शेयर of rupees 10 each passed a resolution in the general meeting to issue 40,000 share at a discount of 5%। अच्छा, आपसे कहा क्या गया है कि आसिफ लिमिटेड कंपनी है। सबसे पहले मैं यह नाम चेंज कर लेता हूँ, आसिफ लिमिटेड कंपनी की बात हो रही है। उसने कहा कि इसका ऑथोराइज कैपिटल जो है 1 लाख शेयर है और 10 रुपए का शेयर है। तो मैं अपनी फैसिलिटेशन के लिए लिख लेता हूँ कि 1 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो टोटल जो ऑथराइज कैपिटल है वो 1 मिलियन का है। उसके बाद उसने कहा है कि कंपनी ने डिसाइड किया अपनी जनरल मीटिंग में कि 40,000 शेयर इशू करने और 5% डिस्काउंट होगा। अच्छा, अब आप ये देख लें कि 10% का, 10 रुपए का जो 5% होता है मल्टीप्लाई बाय 5%, वो आधा रुपया होता है, यानी 50 पैसे होते हैं। तो इसका मतलब जो शेयर इशू होगा वो 10 रुपए में से 5% माइनस कर दें, ये राउंड ऑफ हुआ हुआ है जी, 9.5 रुपए का एक शेयर इशू होगा। और कंपनी ने शेयर कितने इशू करने, 40,000। तो जो कंपनी प्रैक्टिकली इशू करना चाह रही है वो 40,000 शेयर है, और 9.5 रुपए का एक शेयर है। तो टोटल कंपनी जो शो इशू करना चाह रही है वो 3,80,000 के शेयर होंगे। आगे उसने कुछ और बातें बताई हुई है। उसने कहा है कि 10,000 शेयर, 10,000 शेयर्स वर इशू टू डायरेक्टर्स
and 30,000 shares were offered to the general public. Applications were received for 25,000 शेयर एंड सब्सिक्वेंट शेयर्स वर एलोकेटेड, और उसके बाद उससे आपसे कहा हुआ है कि आप एंट्रीज पास करें. ओके अच्छा, अब आप ये देख लीजिएगा कि कभी कभी कंपनी ऐसा भी करती है कि अपने डायरेक्टर्स को पहले शेयर ऑफर कर देती है. मतलब डायरेक्टर से कहा जाता है कि हमने 40, जिस इस केस की बात करते हैं, तो कंपनी ने क्या कहा होगा कि 40,000 शेयर हमने एलोकेट करने, तो 10,000 आप लोग ले लें. जब जनरल पब्लिक अप्लाई करती है तो अगर शेयर एप्लीकेशन से ज्यादा आ जाएं तो फिर ड्रॉ के जरिए या बैलेटिंग के जरिए या कुरानंदाजी के जरिए उनको मिलते हैं शेयर, और किसी को शेयर मिल जाते हैं और किसी को शेयर नहीं मिलते. तो डायरेक्टर्स को 10,000 शेयर ऑफर करने का मतलब ये है कि आपके गारंटेड है, आपने शेयर लेने हैं तो आपको 10,000 हम दे रहे हैं. तो डायरेक्टर्स ने डेफिनेटली एग्री किया होगा, इसलिए लिखा हुआ है वर इशू टू द डायरेक्टर. तो कंपनी ने टोटल शेयर इशू करने थे 40,000. इसमें से अगर मैं इसको भी आगे मार्क कर दूं तो बेसिकली इसमें से 10,000 जो शेयर हैं वो कंपनी ने डायरेक्टर्स को इशू कर दिए, और बाकी जो 30,000 है उसके लिए कंपनी ने एप्लीकेशन मांग ली है. यानी कि 95,000 के शेयर डायरेक्टर को इशू कर दिए और 30,000 के लिए एप्लीकेशन मांग ली है. यहाँ पे हम थोड़ा सा ओके मैं फॉर्मेट कॉपी कर रहा था. अभी हम देख लेते हैं कि इसकी ट्रांजैक्शन एक्चुअली क्या होगी. ओके अच्छा, पहली ट्रांजैक्शन क्या है. देखें, डायरेक्टर्स को इस केस में गारंटेड है कि 40,000 में से 10,000 आप ले सकते हैं और एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है. लेकिन कंपनी जो इशू कर रही है वो 5% डिस्काउंट पे कर रही है, और वो 9.5 रुपए पे इशू कर रही है. सबसे पहले जब डायरेक्टर को इशू होगा तो डायरेक्टर को कोई एप्लीकेशन नहीं देनी, डायरेक्टली डायरेक्टर को इशू हो जाएगा. कैसे होगा, डायरेक्टर पैसे दे देंगे, 10,000 शेयर डायरेक्टर्स को मिलने हैं, और एक शेयर जो है 9.5 रुपए का है, तो डायरेक्टर 95,000 रुपए कंपनी को दे देंगे. अच्छा, आपको मैंने क्या कहा था कि जब भी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा ये हमेशा पार वैल्यू पे होगा. तो 10,000 शेयर एलोकेट हुए शेयर कैपिटल के, और एक शेयर की फेस वैल्यू या पार वैल्यू 10 रुपए. जो 5,000 रुपए वो शेयर पे डिस्काउंट है. प्रीमियम जिस तरह क्रेडिट साइड पे होता है, तो जो डिस्काउंट ऑन शेयर होता है ये हमेशा डेबिट साइड पे आता है. और आप देख लें कि आपकी डेबिट और क्रेडिट एंट्री मैच भी इसी तरह होती है कि आपका डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए. यानी एक शेयर पे जो डिस्काउंट है वो कितना था, अगर मैं इसको नुमेरिक की टर्म्स में देखूं, 0.5 रुपए एक शेयर पे इशू होता. डायरेक्टर्स को इशू है 10,000 शेयर, तो टोटल बन जाते हैं 5,000 रुपए का डिस्काउंट कंपनी ने दिया है. फिलहाल अभी हमने सिर्फ ट्रांजैक्शन का वो हिस्सा रिकॉर्ड किया है जो डायरेक्टर्स को पे दिया गया है. उसके बाद का प्रोसेस एग्जैक्टली वो है जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा. यहाँ पे हम, कंपनी का नाम आसिफ लिमिटेड था, डेट दी नहीं गई, तो डेट्स का सेगमेंट मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में डेट नहीं दी. पहली एंट्री हमने पास कर दी, और पहली एंट्री क्या थी, पहली एंट्री हमने ये पास की है. ये आपको शो करने के लिए बता रहा हूँ, नीचे मेरा फॉर्मेट है कि पहली एंट्री हमने क्या पास की है कि डायरेक्टर्स को शेयर इशू हो गए हैं, 10,000 शेयर इशू हुए हैं, जो कि जिसकी पार वैल्यू 10 रुपए थी एक शेयर की. वो शेयर डायरेक्टर को इशू हुए 9.5 रुपए के, इसलिए 95,000 रुपए डायरेक्टर्स ने बैंक में जमा करा दिए. 5,000 रुपए का डिस्काउंट है. और मैंने आपसे कहा प्रीमियम को हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, वो हमारी कैपिटल के अंदर फॉर्म करती है, और जो डिस्काउंट होता है वो हमारे डेफर्ड एसेट्स में आते हैं.
और वो डेबिट साइड पे होता है। उसको बैलेंस शीट में कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। इसके बाद का सिस्टम बिल्कुल वही है जो आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा है। उसने कहा कि बाकी 30,000 शेयर 30,000 शेयर्स वर ऑफर्ड टू द जनरल पब्लिक। उसने कहा कि 40,000 शेयर कंपनी ने एलोकेट करने थे। इन 40,000 शेयर में से 10,000 शेयर उसने डायरेक्टर्स को इशू एलोकेट किए और 30,000 शेयर की लोगों से एप्लीकेशन मांग ली। अब लोगों से एप्लीकेशन जो मिली है, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 25,000 शेयर एंड सब्सिक्वेंटली वर एलोकेटेड। उसने कहा कि जो लोगों से एप्लीकेशन मिली है वो 25,000 शेयर्स की मिली है। यहाँ पे ये देख लें कि इधर जो है कोई भी अंडर राइटर का वर्ड नहीं यूज हुआ, यानी कि इस केस में कोई गारंटर नहीं है। अंडर राइटर वो बंदा, वो इंस्टीट्यूशन होती है जो गारंटी करती है कि अगर आपके शेयर ना बिके तो बाकी हम खरीद लेंगे, उसके डेफिनेटली वो फी चार्ज करती है। यहाँ पे अंडर राइटर नहीं है, तो इसका मतलब 30,000 शेयर ऑफर किए थे लेकिन एप्लीकेशन कितने की आई है? 25,000 शेयर की, और एक शेयर कितने का है? 9.5 का। तो टोटल एप्लीकेशन हमारे पास आ गई 237,500 की। तो हम इसको एंट्री कर देंगे। एप्लीकेशन आई हमारी 25,000 शेयर की और एक शेयर 9.5 रुपए का है, तो टोटल बैंक में पैसे आए 237,500। इसी तरह अभी उनको शेयर इशू नहीं हुआ, तो ये सारी की सारी हमारी लायबिलिटी है, इसलिए ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया। अच्छा, अब जब इनको शेयर प्रैक्टिकली जब शेयर इशू हो जाएंगे, तो जब शेयर इशू हो जाएंगे इनको कितने शेयर इशू होंगे? 25,000, क्योंकि एप्लीकेशन ही 25,000 की आई है। तो ये सारी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? क्योंकि अब इनको शेयर इशू हो गए। अच्छा, आपको मैंने कहा कि शेयर जो भी इशू होंगे, शेयर कैपिटल के अकाउंट को हमेशा पार वैल्यू पे शो करना है। तो 25,000 शेयर इशू हुए हैं, एक शेयर की पार वैल्यू 10 रुपए है, तो टोटल 2.5 लाख रुपए हो गए। और ये इन दोनों में जो डिफरेंस है 2.5 लाख में और 237,500 में, ये बेसिकली डिस्काउंट ऑन शेयर है जो हमने पहले बात की थी। इस केस में ये टोटल बनता है 12,500 रुपए। तो ये हमारी एंट्री बनती है। और इस केस में ये आखिरी एंट्री इसलिए नहीं बनती क्योंकि होता क्या था कि शेयर की एप्लीकेशन ज्यादा आ जाती थी और शेयर इशू कम करने होते थे। तो हम क्या करते थे, जितने लोगों को शेयर इशू करने कर देते थे और बाकियों को पैसे वापस कर देते थे। इस केस में 30,000 एलोकेट करने थे, 25,000 की एप्लीकेशन आई है, तो इसका मतलब कि किसी को कोई पैसे वापस नहीं करने, तो ये ऑलरेडी खत्म हो जाती है बात। यहाँ पे हमारी लायबिलिटी भी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। अब अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में इसका ऑथोराइज कैपिटल सबसे देख लेते हैं। 1 लाख रुपए का ऑथोराइज कैपिटल है, 10,000 रुपए ईच के हिसाब से वो है। तो टोटल ऑथोराइज कैपिटल जो है वो बेसिकली 1 मिलियन का है, तो वो हमने शो कर दिया। और ये ऑथोराइज कैपिटल टोटल में ऐड नहीं होता, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ऐड सिर्फ यही दो हो रही है। यहाँ पे टोटल में ये सिर्फ शो करने के लिए होता है कि कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल कितना है। अब डिपिक्शन देख लेते हैं। इस केस में शेयर प्रीमियम तो नहीं है, ये तो अकाउंट ही मैं निकाल देता हूँ क्योंकि इस बार शेयर हुए डिस्काउंट में। टोटल शेयर कितने इशू हुए हैं, जो कि हम पार वैल्यू की बात कर रहे हैं? 1 लाख रुपए के डायरेक्टर को इशू हुए हैं और 2.5 लाख रुपए के जनरल पब्लिक को हुए हैं। तो टोटल शेयर जो इशू हुए हैं वो 35,000 हुए हैं। 10 रुपए का एक शेयर है, टोटल 3.5 लाख रुपए बनते हैं। बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं? 95,000 रुपये हमें दिए डायरेक्टर्स ने, क्योंकि उन्होंने 10,000 शेयर लिए। 9.5 रुपए का एक शेयर था और 25,000 शेयर हमने जनरल पब्लिक को एलोकेट किए, जिसकी पैसे आए 25,000 शेयर के, और अगेन 9.5 रुपए का एक शेयर था। टोटल ये बनते थे 237,500। तो 237,500 में 95,000 प्लस करें तो आंसर आता है 332,500। तो हमारे बैंक में कितने पैसे पड़े हुए होंगे, यानी कि कंपनी के बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए होंगे? 332,500। एप्लीकेशन
अकाउंट जो है वो खत्म हो चुका है। क्यों? जितने की एप्लीकेशन आई उन सारों को हमने एलोकेट कर दिया, बात खत्म हो गई यहाँ पे। शेयर कैपिटल की ऑलरेडी हम शो कर चुके हैं कि टोटल 35,000 शेयर एलोकेट किए हैं, 10,000 डायरेक्टर्स को किए हैं, 25,000 जनरल पब्लिक को किए हैं, टोटल 35,000 हो गए। 10 रुपए का एक शेयर है। शेयर कैपिटल को हम फेस वैल्यू पे शो करते हैं, इसलिए हमने 3,50,000 रुपए लिख दिया। अब सिर्फ जो शो करना रह गया वो डिस्काउंट है। डिस्काउंट आप देख लें दोनों साइड पे डेबिट साइड पे आ रहा है। ये याद रखिएगा, एसेट भी डेबिट साइड पे आता है जब इंक्रीज होता है। तो ये जो कॉस्ट होती है इसको नॉर्मली हम डेफर्ड कॉस्ट बोलते हैं। ये जो डिस्काउंट के केस कॉस्ट होती है ये डेफर्ड कॉस्ट होती है। इसको हम नॉर्मली आहिस्ता आहिस्ता खत्म करते हैं, जिस तरह डेप्रिसिएशन होती है। तो इनिशियल रिकॉर्डिंग इसकी डेफर्ड कॉस्ट के हेड में ही होती है। तो टोटल डिस्काउंट इस पे हमने जो डेफर्ड कॉस्ट का हेडिंग डालेंगे और नीचे लिखेंगे कि ये क्या है, डिस्काउंट ऑन शेयर्स है। तो टोटल जो डिस्काउंट हमने कितना दिया हुआ है, 5,000 का डायरेक्टर्स को दिया था जो शेयर इशू किए थे, और 12,500 का पब्लिक को दिया हुआ है। तो टोटल जो हमारा डिस्काउंट है वो 17,500 का है। तो आई अगेन रिपीट के अभी तक के लेक्चर में हमने तीनों केसेस देख लिए हैं कि अगर तो शेयर पार पे इशू होगा तो जनरल एंट्री क्या होगी, अगर प्रीमियम पे इशू होगा तो जनरल एंट्री क्या होगी, अगर एप्लीकेशन जितने शेयर इशू करने हैं उससे ज्यादा आ जाएंगी तो फिर हम कैसे ट्रीट करेंगे, अगर एप्लीकेशन उतनी ही आएंगी जितनी शेयर इशू करने हैं तो हम कैसे ट्रीट करेंगे, अगर एप्लीकेशन उससे कम आ जाएगी तो कैसे ट्रीट करेंगे, अगर तो अंडर राइटर है तो उसने हमें गारंटी किया हुआ है तो हम कैसे, तब कैसे ट्रीटमेंट होगी, और अगर अंडर राइटर नहीं है तो ट्रीटमेंट कैसे होगी। अभी तक हमने सारे केसेस को डिस्कस कर लिया। एक आखिरी केस है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इस केस में ये केस ऐसा है कि जब कंपनी से शेयर खरीदने हो तो शेयर मोस्टली पैसों में, कैश में खरीदे जाते हैं। लेकिन अगर कंपनी एग्री करे तो आप कोई उसके अगेंस्ट एसेट भी दे सकते हैं। हो सकता है कि 10 लाख के शेयर हो, आपकी कंपनी से निगोशिएशन हो जाए कि मैं आपको अपना एक लैंड दे देता हूँ, प्लॉट दे देता हूँ जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है, आप मुझे 10 लाख के शेयर इशू कर दें। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका शेयर जो है वो इन कंसिडरेशन अदर देन कैश भी इशू हो जाए। तो इस केस को हम नॉर्मली बोलते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसको मैं यहाँ पे फॉर्मेट कॉपी करूं, इसको इस केस को हम बोलेंगे अदर देन कैश। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर जिस तरह क्वेश्चन होगा हम उसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। जी, लिखा हुआ क्या है, यूसुफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक्वायर लैंड 400,000 जिसकी वर्थ है, बिल्डिंग 500,000 जिसकी वर्थ है, एंड मशीनरी 100,000 जिसकी वर्थ है, फ्रॉम हयात एंड ऑफर हिम टू पे 2,500 in cash and balance amount in full paid up shares of 10 each at a premium 2.5. Mr. Hayat accept the offer. बेसिकली कहा क्या जा रहा है कि यूसुफ इंडस्ट्री एक कंपनी है, उसने मिस्टर हयात से लैंड खरीदा 4 लाख का, बिल्डिंग खरीदी 5 लाख की, और मशीनरी खरीदी 1 लाख की। यानी कि टोटल जो एसेट्स उसने खरीदे 10 लाख रुपए के एसेट खरीदे मिस्टर हयात से। उसने उसको ऑफर की कि 2.5 लाख रुपए हम आपको कैश दे देंगे और बाकी पैसों के हम आपको शेयर दे देंगे। और शेयर कितने का देंगे, फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपए और 2.5 रुपए प्रीमियम पे देंगे, यानी कि 12.5 रुपए का एक शेयर देंगे और जितने भी पैसे बचते हैं उसके अगेंस्ट शेयर दे देंगे। तो अगर इसको मैं, इस केस में हम बैलेंस शीट इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि उसने हमें, इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि उसने जो है हमें पहले के पैसों की लिमिट
मतलब अमाउंट नहीं बताई हुई। यहाँ पे बताया हुआ है वो 2.5 लाख रुपए कैश दे रहा है, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि पहले उसके पास कितने पैसे हैं। तो अगर हम जीरो कंसिडर करें तो 2.5 लाख रुपए कैश कहाँ से आ रहे हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में नॉर्मली बैलेंस शीट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसीलिए रिक्वायरमेंट में भी क्या लिखा हुआ है, सिर्फ जर्नल एंट्रीज को पास करें। तो हम सिर्फ जर्नल एंट्री पास करेंगे। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, यूसुफ इंडस्ट्री लिमिटेड एक कंपनी है। ठीक है, हम यहाँ पे नाम भी लिख लेते हैं हमारे क्वेश्चन में, यूसुफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जनरल एंट्री पास करनी है और डेट हमें नहीं दी हुई, तो यहाँ पे हम जो डेट है इसको डैश बस एक डाल देंगे। हमें नहीं पता कि ये कब की एंट्री पास करी। इस केस में यूसुफ इंडस्ट्री लिमिटेड का ऑथराइज कैपिटल भी नहीं बताया हुआ, तो हम इसको इस केस में, क्योंकि वो नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन में शेयर इशू कर रहा है, कोई एप्लीकेशन नहीं मांग रहा, तो इस केस में एप्लीकेशन या उसकी बात नहीं हो रही। यूसुफ इंडस्ट्री लिमिटेड ने मिस्टर हयात से कुछ चीजें खरीदी हैं। मिस्टर हयात से उसने क्या खरीदा है, अब देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है उसने क्या खरीदा है, लैंड खरीदा है 4 लाख का। उसने बिल्डिंग खरीदी है 5 लाख की। और उसने मशीनरी खरीदी है 1 लाख की। ठीक है, ये 3 एसेट हैं जो उसने मिस्टर हयात से खरीदे हैं, और अमाउंट क्या बनती है, 10 लाख रुपए। ओके, उसने टोटल जो एसेट खरीदे हैं मिस्टर हयात से, वो 10 लाख रुपए के खरीदे हैं। उसने मिस्टर हयात से ये कहा कि हम आपको कैश जो दे देते हैं वो 2.5 लाख रुपए का कैश दे देते हैं। अच्छा, माइनस मैंने इसलिए डाला है क्योंकि हमने ये चेक करना है बाकी शेयर में कितने पैसे दे रहे हैं। और उसने कहा कि बाकी जो पैसे हैं, ये चलें इसको पॉजिटिव में लिख देते हैं, हम माइनस वैसे कर लेंगे। 10 लाख रुपए उसने पे करने थे, और उसने कहा 2.5 लाख रुपए मैं आपको कैश दे देता हूँ, जो बाकी पेमेंट है, रिमेनिंग पेमेंट, ये मैं आपको कैश नहीं देता, बल्कि इसके अगेंस्ट मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर दे देता हूँ। तो रिमेनिंग पेमेंट कितनी रहती है, 10 लाख रुपए देने थे, 2.5 लाख रुपए कैश दे दिया, तो 7.5 लाख रुपए अब उसने शेयर के थ्रू देनी। उसने साथ में कहा कि जो कंपनी का शेयर है उसकी पार वैल्यू 10 रुपए है, लेकिन मैं आपको 2.5 रुपए यानी 2.5 रुपीज प्रीमियम पे दूंगा। तो एक शेयर जो है उसकी प्राइस जो बनती है, 1 शेयर प्राइस जो बनती है वो कितनी बनती है, 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू है, और 2.5 रुपीज उस पर प्रीमियम देना है। तो एक शेयर 12.5 रुपए का बनता है। इसका मतलब अगर 7.5 लाख रुपए देने हो और एक शेयर 12.5 लाख रुपए का है, तो आप डिवाइड करके देख लें, बेसिकली 60,000 शेयर है जो इशू करने हैं। यानी कि अब मिस्टर हयात को वो 60,000 शेयर इशू कर देगा और उसकी पेमेंट सेटल हो जाएगी। आई रिपीट, 7.5 लाख रुपए देने थे, 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू है शेयर की, 2.5 रुपए प्रीमियम है, तो 12.5 रुपए का एक शेयर है। अगर 12.5 रुपए का एक शेयर हो और 7.5 लाख रुपए देने हो, तो आप 750,000 में 12.5 को डिवाइड कर दें, 60,000 आंसर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने शेयर यूसुफ इंडस्ट्रीज ने मिस्टर हयात को एक्चुअली इशू करने। इस केस में क्योंकि नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, कुछ जनरल पब्लिक को एप्लीकेशन नहीं कहा गया, तो वो एप्लीकेशन वाला ट्रांजैक्शन नहीं बनती। अब हम यहाँ पे सिंपली
इसकी एंट्रीज कर लेते हैं। पहले मैं बॉर्डर्स रिमूव कर देता हूँ ताकि मुझे आइडिया बेहतर हो जाए। अच्छा, पहली एंट्री क्या होगी? एक्वायर करने की। क्या क्या एक्वायर किए, जितने भी लैंड है, वो जितने भी एसेट्स हैं उसको एक्वायर करना है। लैंड खरीदा, एसेट जब भी इंक्रीज होता है वो डेबिट होता है। तो 4 लाख का लैंड खरीद लिया। उसके बाद जी बिल्डिंग खरीदी थी, 5 लाख की बिल्डिंग खरीदी थी, उसकी एंट्री करनी है। ये कंपनी का एसेट बढ़ रहा है और एसेट जब भी बढ़ता है तो उसकी एंट्री डेबिट साइड पे होती है। 1 लाख की मशीनरी ली थी, 1 लाख रुपए ये हो गए। अब इसने मिस्टर हयात को 10 लाख देने थे इसके बदले में। इसके बदले उसने जो कैश पे कर दिया, इस केस में कैश पे हो रहा है। जब कैश पे होता है तो क्रेडिट एंट्री होती है, क्योंकि एसेट आपका कम हो रहा है। तो क्रेडिट किया उसने कैश, किस अमाउंट से? 2.5 लाख से। उसने कहा 2.5 लाख रुपए मेरे से कैश ले लें। साथ में उसने कहा कि बाकी पेमेंट मेरे से शेयर्स खरीद लें। और उसने 7.5 लाख रुपए के शेयर देने हैं, 12.1 का शेयर देना है। इसमें से 10 रुपए पार वैल्यू है, 2.5 रुपए प्रीमियम है। तो हमने डिवाइड करके देखा, प्रैक्टिकली उसने 60,000 शेयर देने हैं। तो हमने कहा शेयर कितने देने हैं? सबसे पहले शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो मैंने आपको कहा शेयर कैपिटल हमेशा जब भी क्रेडिट होता है वो फेस वैल्यू पे होता है। तो 6 लाख का शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया, और जो बाकी वैल्यू है 2.5 रुपए का प्रीमियम था। तो शेयर प्रीमियम कितने का था? 60,000 शेयर थे और हर शेयर पे 2.5 रुपए का प्रीमियम था। तो शेयर प्रीमियम अकाउंट हमने बना लिया 1.5 लाख का। तो इनको सम अप करके देख लें तो 10 लाख ही बनते हैं। तो एक तरह से आप देखें तो उसने 10 लाख की पेमेंट कर दी है। 2.5 लाख रुपए का उसने कैश दे दिया और 7.5 लाख रुपए के शेयर दे दिए 12.5 रुपए के हिसाब से। 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू थी और 2.5 रुपए उसने प्रीमियम चार्ज किया। तो बेसिकली ये वो ट्रांजैक्शन है जो उसने इस केस में की है। अब इसको बैलेंस शीट में शो करना है, तो फॉर्मेट में किसी क्वेश्चन से उठा लेता हूं ताकि अगर यहां पे मैं लिख लूं इसको। ओके, अच्छा बैलेंस शीट हम किसकी बना रहे हैं? यूसुफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। अच्छा, इसकी हमें क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में देखूं तो डेट कहीं नहीं दी हुई थी, तो इसीलिए सिर्फ मैं एज ऑन करके यहाँ पे एक अंडरलाइन डाल दूंगा कि मुझे पता है कि एज ऑन डेट आती है, लेकिन डेट है नहीं तो मैं लिख नहीं सकता। ऑथराइज कैपिटल इस क्वेश्चन में हमें बताया नहीं है, तो ये वाला जो ऑथराइज कैपिटल वाली लाइन है ये मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, अब हमने सारे एसेट्स लिखने हैं। अच्छा सॉरी, एसेट्स इस तरह बनाई जा सकती है, लेकिन मैंने आपसे कहा था इसकी बैलेंस शीट हम इस नहीं बनाएंगे, और इसकी सिर्फ एक रीजन है। इसकी बैलेंस शीट सारी की सारी हम बना सकते हैं। जिस तरह अगर बैलेंस शीट बनानी हो तो लैंड कितने का है? 4 लाख का लिख देंगे। उसके बाद बिल्डिंग कितने की है? एसेट है हमारी 5 लाख की, ये हम भी लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद मशीनरी कितने की आई है? 1 लाख की, वो भी लिख देंगे। शेयर कैपिटल जो हमने इशू किया है वो 6 लाख का किया है, वो भी आराम से हम लिख सकते हैं। प्रीमियम उस पे जो हमने चार्ज किया है वो 1.5 लाख का है, वो भी लिख सकते हैं। बैलेंस शीट ना बनाने की जो वजह थी वो भी मैं आपको यहाँ पे चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो उसकी वजह से मैंने आपसे कहा था कि हम बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे कैश हुआ हुआ है क्रेडिट 2.5 लाख रुपए। अब जाहिर बात है कि कैश का बैलेंस कभी माइनस में नहीं हो सकता। या तो एक इंसान के पास कैश है या कैश नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि जेब में कोई पैसे नहीं पड़े हुए और मैं किसी को 150 रुपए दे दूं जेब से निकाल के, क्योंकि पैसे ही नहीं है। इसका मतलब इस कंपनी ने जो ट्रांजैक्शन की है इसके पास पहले से पैसे पड़े हुए होंगे, और वो उसने हमें क्वेश्चन में नहीं बताया। तो क्योंकि वो क्वेश्चन में नहीं पता था, इसलिए मैं इसकी यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनाऊंगा,
क्योंकि ये देखिए मैच भी इसीलिए नहीं कर रही, वही 2.5 लाख रुपए का डिफरेंस है, और उसकी डिफरेंस इसलिए है क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है, अदरवाइज बाकी ट्रांजैक्शन और बैलेंस शीट हमने बिल्कुल ठीक बनाई है। तो आज का जो लेक्चर था बेसिकली डिटेल लेक्चर था, इसके अंदर हमने 3-4 क्वेश्चन भी किए, जिसमें हमने इशुएंस ऑफ शेयर को देखा हर तरीके से, कि अगर वो पार पे इशू होता है, या वो प्रीमियम पे इशू होता है, या वो डिस्काउंट पे इशू होता है, या वो कैश के अलावा किसी एसेट के बदले में शेयर दिए जा रहे हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि अगर शेयर की एप्लीकेशन कॉल की गई है, तो एप्लीकेशन उतनी ही आई है जितने शेयर इशू करने हैं, या एप्लीकेशन उससे ज्यादा ही है, या एप्लीकेशन उससे कम आई है। इन तीनों केस में अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है। तो आज का लेक्चर यही तक मैं लिमिट करूंगा। आई थिंक डिटेल लेक्चर है, इसको आप थॉरोली देखें, और फिर जितने भी आपके इश्यूज होंगे आई विल डेफिनेटली एड्रेस यू। सो दिस इज इट फ्रॉम दिस चैप्टर। Inshallah, we'll have more discussion on the further topic. Thank you so much. Allah Hafiz.